तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4। पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं 10-15 प्रश्न वो हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण, पढ़ने में भी मजा आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक एक लाइन इसकी 1,000 रुपए की है। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, साथ में लिखते चलिए। कहता है पॉइंट कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। जी हाँ, हमने वेदों के बारे में सुना है कि वेद भी कुछ होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वेद हमारे 4 हैं। नोट कीजिए, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। ओके, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद इन चारों में कौन है? तो ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है। अच्छा, रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते चलिए। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। वो जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा गया? सूक्त कहा गया है डियर फ्रेंड। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यहां से प्रश्न पूछ लेगा, आपसे पूछेगा सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को। लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा इस चैप्टर में। ठीक है, जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ओके, ये जो प्रार्थनाएं हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में जो है ये प्रार्थनाएं रची गई हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वह आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पीने वाला पदार्थ यानी पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा ऋग्वेद में 3 देवता कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो वह अग्नि, इंद्र और सोम। आपसे पूछ लेगा इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र युद्ध के देवता हैं। सोम किसके देवता हैं? तो सोम जो है वो एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है पीने के लिए। आगे बढ़ेंगे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य होते थे वो स्टूडेंट्स को ये जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनको अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, फिर उनका वाक्य बना करके सस्वर यानी कि स्वर के साथ में उनको कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले, रचयिता, सीखने वाले, सिखाने वाले कौन थे? पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है और यह भाषा थोड़ी भिन्न है। समझिए, जो संस्कृत हम पढ़ते हैं पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, लाइन क्लियर हो गई। अब जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं यह संस्कृत, प्राक संस्कृत जो है ये हमारे विद्यालय में पढ़ी जाने वाली संस्कृत से थोड़ी अलग है। ये भाषा थोड़ी भिन्न है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। यह प्रश्न पूछा गया है। ओके, अब देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब पूर्वोत्तर प्रदेश और तिब्बत वर्मा परिवार, इसको याद रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम
ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, नोट कर लीजिए अलग अलग लाइन में। इसकी एक लाइन बना लीजिए, इसकी जो है दूसरी लाइन बना लीजिए, फिर नीचे की आपकी तीसरी लाइन बन जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट लाइन में आप नोट कीजिए, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। किस परिवार से जुड़ी हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसको सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम, ऋग्वेद को छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। इतिहासकार जो हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही पास्ट यानी जो समय बीत गया, अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। कौन? इतिहासकार। जिस तरीके से पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता इतिहास की जानकारी इकट्ठी करते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा, भौतिक अवशेष जो चीज़ें शेष रह गई, कोई औजार हो गए, है ना, कुछ और चीज़ें हो गई, कपड़े लत्ते हो गए, वो भौतिक अवशेष जो हैं, इनके अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त यानी कि कुछ प्रार्थनाएं जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, वो वार्तालाप में भी हैं, कन्वर्सेशन भी है उनकी। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियाँ, व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, एक ऐसे ही प्रार्थना का अंश यहाँ पे दिया जा रहा है। हम इसको पढ़ लेते हैं, नीचे दिया गया उसको पढ़ेंगे, पहले इस पॉइंट को समझिए। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये क्या है? ये ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसका एक पन्ना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है, इस तरीके से ऋग्वेद लिखा गया था। देखिए किस तरीके की भाषा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कश्मीर में पाई गई थी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो तैयार हुआ। ठीक है, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि ऋग्वेद की पांडुलिपि जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी तथा कश्मीर में पाई गई, वह कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो वह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। अब यहाँ पे जो ऋग्वेद में जो कुछ प्रार्थनाएं हैं, उनका जो वार्तालाप है ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच, वह वार्तालाप हम देखते हैं किस तरीके से वार्तालाप का वर्णन आया है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से पार करें। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो प्रार्थना है
उस क्षेत्र में रची रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, तभी तो उन्होंने बछड़ों और गायों की चर्चा की है। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, क्योंकि वहाँ पे घोड़े, गाय, बछड़े, इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता होगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंध और सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है कई बार। आगे बढ़ेंगे, मवेशी, घोड़े और रथ की बात कर लेते हैं। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं हैं। वो अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, घोड़ों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो प्रार्थनाएं हमें मिलेंगी कहाँ? ऋग्वेद में। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, यानी कि जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको जीत करके लाया जाता था। घोड़े हो गए, गाय हो गई। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। ये चरागाह हमारा है, ये ज़मीन हमारी है ना, यहाँ पर हम जौ जैसी फसलें उगा लेंगे, तो क्यों ना हम इसको कब्जे में कर लें। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि पानी का स्रोत मान लीजिए दूसरे राजा के पास है, तो एक राजा सोच रहा है क्यों ना ये पानी का स्रोत, ये कुआं, ये नदी हमारे अंडर में आ जाए, तो इसका पानी हम प्रयोग में ले लें। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी कि अगर कोई एक राजा दूसरे राजा से आगे बढ़ रहा है, ऊंचाई पर है, तो वो उसको अपने कब्जे में कर ले। तो इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में यज्ञ में जो आग में आहुति दी जाती थी, उसमें किसकी आहुति दी जाती थी? तो ये जो आहुतियाँ हैं, इनमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। जो युद्ध लड़े जाते थे, इनमें अधिकांश पुरुष ही भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे कि कैसे ये युद्ध खत्म हो, कैसे शांति हो और कैसे हम ये जो है अपने कब्जे में लेकर के इस युद्ध को यहीं पे ख़त्म करें। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों, उनको अपना सरदार चुन लिया जाता था। इतनी बात हो गई। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, आइए समझते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर होता था कि ये इस वर्ग में आएगा, ये इस वर्ग में आएगा। भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, या जो जिस कंडीशन में या जहाँ पे जिसका निवास स्थान है वो किस जगह रह रहा है उसके आधार पर, या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो लोगों का वर्गीकरण जो है ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पे देखना है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, तो इनको जो है कि ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया गया। दूसरे लोग कौन थे? दूसरे लोग राजा थे, लेकिन ये वैसे राजा नहीं थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। अक्सर राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक इसमें नहीं बनता था, तो ये उस तरीके के राजा नहीं थे। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर।
कहता है पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए, एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है ना। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ये दो शब्द थे, एक था जन, दूसरा था विश्व। विश्व का मतलब वैश्य होता है, ठीक है। इसके बारे में चैप्टर 5 में थोड़ा डीपली समझेंगे, यहाँ तक सिर्फ इतना ही सीखो। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख भी देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। क्या कहा गया? अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहा गया। दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, ओके, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? दस्यु या फिर दास कहा गया। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग शब्द उसका दासी हो गया। दास का मतलब गुलाम हो गया। क्या हो गया? दास का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। क्या माना जाता था? कि जो है ये अपने मालिक की जायदाद हैं। जो बंदी हो जाते थे, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था, क्योंकि वो दास ही थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी या फिर कहानी महापाषाणों की समझते हैं। चलिए अगले पृष्ठ के चित्र को हम अभी देख लेंगे। कहता है ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण यानी कि महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। कौन से शिलाखंड? ये रहे, ये पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है। महा माने बड़े, पाषाण माने पत्थर, ये पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी बात हो रही है, ठीक है। आइए पॉइंट पे आते हैं। तो ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा माने बड़े, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, ये जगह आप देख पा रहे हैं, इसमें लोगों को दफन किया जाता था। ये उनके चारों ओर ये बड़े बड़े पत्थर क्या थे? लगाए जाते थे, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ज़मीन के अंदर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे ये पत्थर गोल आकार में सजाए गए हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है, जहाँ एक ही पत्थर खड़ा है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि ज़मीन के नीचे क्या है? कब्र हैं। यानी कि ये पत्थर इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ये स्थान यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कब्रें थी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है, देखिए गड्ढे खोदना हो गया, ऐसे गड्ढा खोद दिया गया। शिलाखंडों को ढो कर के लाना, शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े ये जैसे लगे हुए हैं, इनको ढो कर के लाना। बड़े पत्थरों को तराशना, जैसे ये बड़े बड़े पत्थर हैं, फिर इनको तराश करके साइड में लगाया गया है, ओके। और मरे हुए को दफनाने का काम करना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऊपर इस तरह के ऊपर दिखाया कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत स्वाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताबूत स्वाधान, जैसे ये वाले ये ताबूत, ये स्वाधान कहा गया है इसको, ठीक है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है। ये जो दिखाया गया शिष्ट है, शिष्ट का मतलब जो ताबूत स्वाधान जिसको कहा गया है, ये रहा। यहाँ पे एक होल नज़र आ रहा है आपको, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। पत्थरों, ये सुराख है, शायद यहाँ से अंदर की तरफ जाने का रास्ता होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं।
सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने, ये सब चीज़ें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए महापाषाण कब्रों से मिली लोहे के कुछ सामान हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए ये कुछ घोड़े का सामान है, कुल्हाड़ियाँ हैं, नीचे कटार है, ये सब चीज़ें मिली हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आइए इस पॉइंट को ठीक से समझते हैं। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, तभी तो उनके साथ रखी गई, ये उन्हीं की चीज़ें रही होंगी, है ना। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, एक में कम है, किसी में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी है, वहाँ पे एक कब्र है। ये मानचित्र 2 पृष्ठ 12 कह रहा है, यहाँ पे मानचित्र है जिसमें ब्रह्मगिरी है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो इतना अंतर कैसे कि एक कब्र है जहाँ सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक कब्र है जहाँ सोने के मनके और शंख मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। इसका मतलब उनकी सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी, उनकी आर्थिक स्थिति में भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उनके पीछे पीछे चलने वाले उनके अनुयायी, इसलिए ये भिन्नता देखने को मिलती है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? आइए समझते हैं। देखिए, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कुछ ऐसे महापाषाण हैं, कुछ ऐसी कब्रें हैं जहाँ पे एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मान लीजिए कभी कोई ख़त्म हो गया तो उसको यहाँ पे दफना दिया गया, फिर उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति ख़त्म हुआ तो उसको भी यहीं पे ला करके दफना दिया गया, तीसरा ख़त्म हुआ उसको भी यहाँ पे आकर के दफना दिया गया। इस तरीके से एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, यानी कि जो पोर्ट होल हम अभी हम ऊपर देख रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल जो बना था पोर्ट होल, उसके रास्ते, यानी कि पहले जो ख़त्म हो गया वो तो ऑलरेडी अंदर है ही, जो बाद में ख़त्म हुआ उसको इस पोर्ट होल के रास्ते अंदर भेज दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान जो हैं वो चिन्हों का काम करते थे कि पता रहे कि हाँ ये इनके परिवार की कब्र है। ओके, तो वो चिन्ह का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, नहीं तो भूल जाएं कहाँ दफनाए थे। आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव, वेरी इंपॉर्टेंट इनाम गांव, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनाम गांव कहता है यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। जो इनाम गांव है ये भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसा अनुमान है कि जो बर्तन रखे जाते थे शायद उनमें खाना और पानी भी रखा जाता होगा। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर इसमें मुड़े हुए थे। तो ये ऐसा जो है कि इसमें मिला है कहाँ, इनाम गांव में। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकाल देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है। तो फिर इसमें जो है कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का?
तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कंकाल यानी कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान पर यह अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, कि स्त्री का है कि पुरुष का है। लेकिन अगर कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक नाम के वैद्य थे, कहते हैं कि 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है भाई। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी ऐड करके बताया होगा। इतनी बात क्लियर होती। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, तभी तो काटने का निशान है इस पर। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां भी कलेक्ट किया जाता था। यानी कि ये क्या थे, ये इसको क्या कहते हैं कि ये कुछ फल थे। ठीक है, चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अब बात आती है हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की। यहाँ पे दो हैं, एक तो मिलान करने वाला है, दूसरा वाक्य पूरा करने वाला है। इसमें से मिलान करने वाला हम बता देते हैं, वाक्य पूरा आप करेंगे। आइए, सूक्त क्या होते हैं? सूक्त क्या होते हैं? सूक्त हमने अभी पीछे आपको बताया था, खूब बताया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त होता क्या है? तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। रथ जो था ये युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ जो है यह एक प्रकार का अनुष्ठान है। दास का मतलब गुलाम होता था। महापाषाण यानी कि जो कब्र के चारों ओर सजाए गए पत्थर हैं वो है। इसके बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको आप कंप्लीट करेंगे। और अब आके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है कि वो बुर्ज यानी कि बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई हैं? कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या फिर बिहार में? कहाँ पाई गई? देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई जो ऋग्वेद की पांडुलिपि है वह कश्मीर में पाई गई। कहाँ पाई गई? कश्मीर में पाई गई। तो कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर इस चैप्टर में भी है और सेकंड चैप्टर में भी है। हालांकि सेकंड चैप्टर में इस प्रश्न को हम भूल गए थे, नहीं करवाए थे, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? यानी कि जो व्यक्ति मर गया उसके साथ जो सामान रखा जाता था वो क्यों रखा जाता था? लोग क्या सोचकर कि वो सामान उसके साथ रखते होंगे? ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था कि ये मरेगा फिर आगे जाके ये खाना वाना खाएगा, इसीलिए साथ में रखते थे। या परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी कि ये मर गया, इसके सामान की हमें जरूरत नहीं है, चलो इसके साथ रख दो? क्या ऐसा था? मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था? या फिर मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था? क्यों ऐसा किया जाता था? आइए इसका आंसर बताते हैं। इसका सटीक आंसर हमें चैप्टर सेकंड में मिलता है। और ऐसा लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो क्यों, क्या कारण था? कारण ये था कि लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी
जीवन होता है, इसलिए मृतकों के साथ सामान रखा जाता था। जब हम चैप्टर सेकंड के प्रश्न करवा रहे थे तब ये प्रश्न हमसे छूट गया था, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया। तो मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अब सारे प्रश्न इसी चैप्टर के, यानी चैप्टर 4 जो हम पढ़ रहे थे उसी के। प्रश्न कहता है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। महापाषाण जो अभी हम पढ़ रहे थे, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। यह सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। नहीं, ये भूमिगत भी थे और भूमि के ऊपर भी पाए जाते थे। ठीक है। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे महापाषाण, या ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बाद में जो लोग मरते थे उनको पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाया जाता था, और यहाँ पर ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर जो महापाषाण जिनको कहा जाता है, ऐसे गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान या चिन्हों का काम करते थे। ठीक है, जहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार शव को बाद में भी ला करके दफना सकें दूसरे लोगों को। तो ये जो महापाषाण हैं ये चिन्हों का काम करते थे। किसका काम? चिन्हों का काम करते थे। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए राइट हो जाएगा, यानी कि इनका उपयोग जो है वो दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलेगा, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा है गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार? सिर्फ एक बार। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो एक है, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो हमने आपको क्या बताया था, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता थे जो बहुत प्रसिद्ध यानी कि बहुत प्रमुख थे। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम क्या है, एक पेय पदार्थ हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर से आपको दिखा देते हैं। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है भैया ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिससे क्या होता है, एक पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम भारत यूरोप, जिसको हम भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं। यहाँ पहली लाइन है, मैंने आपसे कहा था लिख लो, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, भारत और यूरोप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। वह है हमारा इनाम गांव। ये रहा आपका इनाम गांव। इसमें क्या है, यहाँ पे सिर जो है वो उत्तर की ओर होता था, सिर उत्तर की ओर होता था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। चलिए, कहता है कि ऋग्वेद के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो वर्तमान संस्कृत से भिन्न है, या जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ये उससे अलग है। मैंने आपको समझाया था अभी। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। गंगा और यमुना का एक बार इसमें उल्लेख हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है, अभी लाइन क्या लिखी थी कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खास करके सरस्वती और सिंधु, है ना, बताया था, और सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। आगे बढ़ लें, चलिए चलो इसका आंसर हम दिखा देंगे अभी, बाकी आपने ध्यान से पढ़ा ही, आपको पता है। देखिए, सही जोड़ा बनाना है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत जस्ट अभी मैंने आपको बताया भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा किस परिवार की भाषा है? और समझ लीजिए ये क्या, ये तिब्बत वर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है। मलयालम क्या ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? मध्य भारत की भाषा क्या ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है? यहाँ पे आंसर क्लियर होता है।
पहला ऑप्शन हमारा संस्कृत का था जो कि बहुरूपीय राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा यानी कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा हो गई। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषा है वो हमारी तिब्बत वर्मा परिवार के साथ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मलयालम वाला था, मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, तो मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के साथ में चला जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा मध्य भारत वाला था, तो मध्य भारत जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है, तो मध्य भारत हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के साथ चला जाएगा। आइए मैच करा देते हैं। ए हमारा 1 के साथ में चला गया, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा। सेकंड हमारा सेकंड के साथ में तिब्बत वर्मा भाषा परिवार हो जाएगा, मलयालम द्रविड़ भाषा है। मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा यानी कि A1 B2 C3 D4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है A1 B2 C3 D4, ऑप्शन ए जो है वह राइट हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं हम, 2 प्रश्न और बचे हैं। देखिए प्रश्न कहता है महापाषाण कब्रों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी हैं, विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। क्या ये पॉइंट सही है? विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर व सोने के गहने मिले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है हमारा कि इन कब्रों में क्या था कि सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिनको हम ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन था हमारा कि विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, तो इनके साथ ही मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े का कंकाल मिला है, सामान मिला है, पत्थर मिले हैं, ये सब चीज़ें, सोने के गहने मिले हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ए और बी वाले थे, दोनों ही राइट हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन ए भी सही नहीं, ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन होगा कि नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या है, जो नीचे 2 ऑप्शन है वो कट गए हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं, इन प्रश्नों को करने से आपका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है, आपको ये पता लग रहा है कि किस तरीके से इन चैप्टर्स से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनाम गांव 3600 से लेकर के 2700 साल पहले की बात हो रही है, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ पर वयस्क लोगों को गड्ढे में दफनाते समय उनका सिर जो है वो उत्तर की ओर होता था, सिर उत्तर की ओर होता था, अभी हमने आपको दिखाया था पीछे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, और कमेंट करके आप बताइएगा कि क्लास कैसी रही। आपको 6 बजे ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, भूगोल की। महापाषाणिक कब्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कब्र है, उसमें वो जो पोर्ट होल है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके रास्ते दूसरी कब्र को भी इसमें दूसरी शव को भी इसमें लाया जाता होगा। तो एक ही कब्र में अलग अलग समय पर एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता होगा। ऑप्शन ए सही है। कब्रों में दफनाए गए लोगों की चीज़ें जो खुदाई से प्राप्त हुई हैं वो सामाजिक भिन्नता को दर्शाती हैं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि कुछ कब्र हैं जिनके साथ में कुछ सोने के मनके वगैरह मिले हैं, शंख मिले हैं, कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनके साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनकी सामाजिक भिन्नता, आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। कब्रों में दोबारा जाने के लिए बने रास्ते को पोर्ट होल के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि पोर्ट होल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास? और अब हमने चैप्टर्स के साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने शुरू कर दिए हैं, जो उससे रिलेटेड पीछे पूछे गए हैं। हमने बहुत पुराने प्रश्न लेकर सिर्फ 23-24 के प्रश्न लिए हैं। तो कैसे रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्योंकि एक एक प्रश्न को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है चैप्टर से रिलेटेड। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में 6 बजे की क्लास में। थैंक यू सो मच।